कल हमने पोजीशन निष्पत्ति की डेफिनेशन आपको लिखवा दी थी। आज हम क्या करेंगे, पोजीशन निष्पत्ति ज्ञात करना, मतलब पॉइसन निष्पत्ति ज्ञात करना, कैलकुलेशन ऑफ पोइजन रेशो। देखो मेरे पास में, देखो कल फिगर बनाया था, मानिए मेरे पास में कोई एक रबर की ट्यूब है और इस रबर की ट्यूब को दोनों सिरों से कैसे किया गया है, रबर की डॉट से बंद कर दिया गया है और इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है इस रबर ट्यूब में। और पहले सिरे में क्या है, कैपिलरी ट्यूब लगाई है, केस नली लगाई है, जो हमें बताएगा कि क्या बोलते हैं, वाटर का लेवल क्या है। जबकि दूसरे सिरे पर क्या लगाया है, हमने एक हैंगर लगाया है और इस हैंगर पे हमने क्या लगाया है, एक वेट लटका दिया गया है। ये आपको लैब में प्रैक्टिकल मिल जाएगा। ये होगी रबर की डॉट, ये होगी आपकी केस नली, ये हो गई रबर की नली, ये हो गया मेरे पास में इसमें जो भरा है अपने वाटर, ये आ गया आपका वेट। तो मेरे पास में इधर देखो, जैसे हम वेट बढ़ाएंगे तो इसका जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, मेरे पास में कम हो जाएगा, मतलब कहने का मीन्स इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो मेरे पास में लेंथ बढ़ जाएगी। जैसे एक और बात ऐसे समझिएगा, मेरे पास में क्या है, कोई एक रॉड है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो मेरे पास में ए है, इसकी लंबाई एल है। इधर मैंने क्या लगाया, इसको स्ट्रेस लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में। जो इसकी लेंथ है वो इंक्रीज होकर के कहां हो गई, मेरे पास में ये यहां से यहां पहुंच गई, लेकिन डायमीटर इसका क्या हो गया, घट गया। ये समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। तो मेरे पास में डायमीटर में डिक्रीजमेंट कितना हो गया, डेल्टा डी। पहले जो डायमीटर है माना वो कितना है, डी है। इसका आयतन कितना है, टोटल का वी है। तो जैसे हमने क्या किया, इस पे स्ट्रेस लगाया तो इसकी लेंथ बढ़ गई, तो इसका क्या होगा, मेरे पास में वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो मेरे पास में वॉल्यूम कितना बढ़ गया, मान लिया डीवी बढ़ गया। तो मेरे पास में क्या होगा, यदि मैं वेट लगा दूं तो मेरे पास में क्या क्या चीज में बढ़ रही है और कोई चीज क्या घट रही है। इधर देखो, लंबाई में क्या हो रहा है, मेरे पास में इंक्रीमेंट हो रहा है। लंबाई पहले एल थी, लंबाई कितना हो गया, डेल्टा एल इंक्रीमेंट हो गया, ये रहा डेल्टा एल। पहले एरिया कितना था, ए था, अब कितना हो गया, एरिया में कमी हो गई, डी ए कमी हो गई। मेरे पास में आयतन कितना था, बी था, अब आयतन कितना हो गया, डीबी के बराबर हो गया। तो लिखेंगे, माना आयतन वी को मैं कैसे लिख सकता हूं, क्षेत्रफल गुणा लंबाई, ये लिख सकता हूं। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, a इंटू एल। ठीक है, तो मेरे पास में क्या है, भार लटकाने पर इसकी लंबाई में वृद्धि dl, इसकी लंबाई में वृद्धि dl तथा आयतन में वृद्धि dv, आयतन में वृद्धि dv तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में डीए की कमी आ जाती है।
आफ्टर लोडिंग weight, after loading the weight, we get the rubber tube length is increased dl, and also volume will be increased dV, and cross section area of the tube decrease by dA। तब मेरे पास में क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से वॉल्यूम में कितना हो गया, V प्लस dV हो गया, एरिया कितना हो गया, A माइनस DA हो गया, इनटू लेंथ कितना हो गया, L प्लस DL हो गया। अब मैं क्या करूं, इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दूं, तो मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो क्या होगा, V प्लस DV AL प्लस के ADL माइनस के DAL माइनस के DA इंटू DL। मेरे पास में समीकरण फर्स्ट से A डॉट एल को क्या लिख सकता हूं मैं, V के बराबर लिख सकता हूं, तो V प्लस DV इज इक्वल टू B प्लस ADL माइनस DAL माइनस DA इंटू DL, B से भी कट जाएगा। अब मेरे पास में क्या है, यदि नली की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन अति सूक्ष्म हो, मतलब कहने का मीन्स है इसकी लंबाई में कितना हो, बहुत कम परिवर्तन हो। जैसे मान लीजिए लंबाई में भी कितना हो गया, 0.3 का क्या हो गया मेरे पास में, इंक्रीमेंट हो गया। तो मेरे पास में एरिया में कितना हो गया, डिक्रीमेंट कितना हो गया, 0.3 का हो गया। यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0.009, बहुत छोटा हो जाएगा। इसलिए इनका गुणनफल को हम क्या कर देंगे, छोड़ने पर मेरे पास में क्या होगा, तब DA व DL के गुणनफल को छोड़ने पर मेरे पास में क्या हो जाएगा, अब मेरे पास में क्या होगा, V DV इज इक्वल टू ADL माइनस के DAL। अब मुझे क्या करना है, DA की वैल्यू निकाल लें। DA की वैल्यू कैसे निकालें, मेरे पास में पता है एरिया कितना है, मेरे पास में क्रॉस सेक्शन एरिया नली का वो कितना होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया A बराबर क्या होता है मेरे पास में, पाई आर स्क्वायर। मैं कह दूं क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ट्यूब पाई आर स्क्वायर, आर क्या हो जाए मेरे पास में, डायमीटर का आधा, तो मेरे पास में क्या हो जाए, A इज इक्वल टू पाई डी बाई 2 का क्या हो जाए मेरे पास में, स्क्वायर हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू क्या होगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4 के बराबर होगा। अब मुझे दिख रहा है कि DA की वैल्यू कब आ सकती है, मैं इसको क्या कर दूं, डिफरेंशिएशन कर दूं, अवकलन कर दूं इसका दोनों तरफ का। करो इतना यहां पर, इधर देखो
तरफ कर देते हैं। इधर देखो डिफरेंशिएशन, इसको इक्वेशन नंबर कुछ मान लें। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट डी इंटू एल, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो मेरे पास में क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट का अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, मेरे पास में क्या हो जाएगा, डीए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 4 2d, और डी का भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी इंटू कैपिटल डी के बराबर होगा। अब मेरे पास में क्या होगी, इक्वेशन नंबर क्या होगी मेरे पास में, थर्ड हो गई। समीकरण 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर कितना आ जाएगा मेरे पास में, डीबी इज इक्वल टू हो जाएगा एडीएल ऐसे कर लीजिएगा, अभी मान मत रखिएगा, इससे कर लीजिएगा, इसको थोड़ा इजी कर लीजिएगा यहां से, इसको समीकरण 3 भी मत बनाइएगा यहां से, इजी है। कैसे करें, इसमें डी की मल्टीप्लाई कर दूं, डी का क्या कर दूं मैं, डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू क्या होगा, पाई अपॉन 4, नीचे हमने डी का डिवाइड कर दिया, ऊपर क्या कर दिया, डी स्क्वायर इंटू डी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें इजीली हो जाएगा ये कैलकुलेशन। तो मेरे पास में क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी है, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। तो मेरे पास में क्या होगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं डी इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, क्या हो जाएगा मेरे पास में, 2dd अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास में, कैपिटल डी के बराबर हो जाएगा। अब मेरे पास में इधर देखो, ये वैल्यू किसके बराबर है, एरिया के बराबर है। डी इज इक्वल टू क्या हो गया, 2a dd अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल डी के बराबर हो जाएगा। अब इधर देखो, अब ये मान जो है यहां पे रख दीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ये अब आसान हो गया आपके लिए। ऐसा हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है जो पॉइजन रेशो है वो किसके बराबर होता है, पार्श्विक विकृति, डायमीटर का अबाउट जो संकुचन है वो कितना होता है, डेल्टा डी अपॉन डी होता है। और मेरे पास में क्या होता है, अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति मींस ये वाला जिधर हमने फोर्स लगाया है, तो मेरे पास में क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल के बराबर होता है। तो ऐसा हमें इसलिए कर रहे हैं। तो मेरे पास में क्या हो गया, डीए का मान कहां रख दे, समीकरण 1 में रखने पर, डीए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मेरे पास में क्या हो, डीवी इज इक्वल टू एडीएल माइनस के 2a dd अपॉन डी इंटू मेरे पास में क्या हो जाएगा, एल, मुझे यही करना है। अब मेरे पास में इधर देखिएगा, एडीएल से क्या करूं मैं, इसको डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग बाई एडीएल बोथ साइड, दोनों पक्षों में भाग दे दें एडीएल से। तो मेरे पास में क्या होगा, डीबी अपॉन ए डॉट डीएल 1 माइनस के 2a dd अपॉन डी इंटू एल, डिवाइड कैसे कर दिया हमने, एडीएल से। तो इधर देखो मेरे पास में क्या बचेगा, इसको मिटा दूं, इधर देखो मेरे पास में बचेगा डीवी अपॉन एडीएल इज इक्वल टू 1 माइनस के, इधर देखो ये क्या हो गया मेरे पास में, डेल्टा डी अपॉन डी। ऐसे कट जाएगा, डेल्टा डी अपॉन डी, इसको डी को डेल्टा डी लिख सकता हूं, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू क्या लिख सकता हूं मैं, एल अपॉन क्या हो सकता है मेरे पास में, डीएल के लिए क्या लिख दूं मैं, डेल्टा, देखिए ऐसे नहीं।
आप इधर देखिएगा, इसको करिएगा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, यदि मैं इसकी डिवाइड करूंगा तो ये क्या होगा, मेरे पास ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास में क्या होगा, डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास में, डेल्टा एल अपॉन एल। मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, इधर देखो वही आ जाएगा। तो मेरे पास में इसको वैल्यू हमको पता है किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर है। तो मेरे पास में क्या करोगे, डीबी अपॉन एडीएल, ये एल है, ए डॉट डीएल इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस के 2 सिग्मा, 2 भी है। और मुझे क्या निकालना है, सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, पॉइजन रेशियो तो निकालना है। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस के डीवी अपॉन ए डॉट डीएल, और सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 1 माइनस के डीबी अपॉन क्या हो जाएगा, ए डॉट डीएल। देखिएगा इसमें चेंज किसमें हो रहा है, इसके आयतन में हो रहा है, उसकी लंबाई में हो रहा है। यदि मैं इसके लंबाई और आयतन के बीच में क्या ग्राफ खींचूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, एक सरल रेखा मिलती है। मेरे पास में क्या होगा, इधर देखो, if we plot a graph between dB and dl for different value dl व dv के अलग अलग मानों के बीच में ग्राफ खींचूं तो मुझे क्या मिलेगा, इधर मेरे पास में मान लीजिएगा मेरे पास में लेंथ है dl है, इधर मेरे पास में क्या है, वॉल्यूम है। तो इसके बीच में यदि मैं ग्राफ खींचूं तो मुझे क्या मिलती है, एक सरल रेखा मिलती है। यही है प्रैक्टिकल में, आपको लैब में भी मिलेगा, एनआरसी में देखेंगे, एनआरसी में मिल जाएगा आपको। उसमें देखेंगे कि एक नली होगी, वहां पे क्या होगा, उसमें एक रबर की नली होगी, उसमें क्या होगा, एक में ऊपर से केस नली लगी होगी, उसमें पानी भरा होगा, नीचे क्या होता है, एक वेट लगा होता है, और यहाँ पे क्या होता है, एक पॉइंटर भी होता है। यहाँ क्या होता है, एक पॉइंटर होता है, मतलब वो क्या होता है कि लेंथ कितनी बढ़ गई, और यहाँ पे क्या लगा होता है, एक स्केल फिक्स होता है। हम क्या करते हैं, एक बार तो वेट को बढ़ाते हुए जाते हैं, तब उसके बाद में रीडिंग लेते हैं कि उसका जो लेंथ है वो कितनी इंक्रीज हो रही है, डायमीटर है वो कितना डिक्रीज हो रहा है, या वाटर है वो उसका जो स्केल में है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। एक बार तो रीडिंग हम लेंगे वाटर को क्या है, बढ़ाते हुए, वेट को बढ़ाते हुए, वाटर नहीं वेट को बढ़ाते हुए। दूसरी बार रीडिंग लेंगे हम वेट को कम करते हुए। पहले हमने 1 किलो वाट उतारा, फिर 2 किलो का उतारा, 3 किलो का उतारा। ऐसे क्या होते हैं, हल्के हल्के वाट होते हैं, वो किलो में तो नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, ग्राम में होते हैं। 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, ऐसे करके वेट क्या है, इंक्रीज किया जाता है। और स्लो प्रोसेस में हम इसकी क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं। और ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपको प्रैक्टिकल भी है।